बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश में राजनीति बदल गई है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। विनोद जी क्या कहेंगे? कांग्रेस पर दलितों ने भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी पर नहीं किया, अपनी परंपरागत अगर वोट बैंक की बात करें जो बसपा क्लेम करते हैं उस पर भी नहीं किया। इसकी बड़ी वजह क्या मानते हैं? देखिए 2019 में जो सपा बसपा का गठबंधन बना था तो हम सभी मान के चल रहे थे कि वो बड़ा लीथल गठबंधन है, और उसमें जो है जिस तरह 1993 में एक मजबूत रिजल्ट आया था वैसा ही आएगा, लेकिन वो उसके अपेक्षित परिणाम वैसे नहीं आए क्योंकि दलितों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया, और ये शिकायत अखिलेश यादव की हमेशा रही। इस बार क्या हुआ, इस बार कांग्रेस और सपा का गठबंधन जब हुआ तो लग रहा था कि चूंकि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है और सपा का जनाधार है तो खाली मुस्लिम वोटों का बिखराव रुकेगा, बाकी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरह दलितों का वोट जो मिला है समाजवादी पार्टी को, वो इसलिए मिला कि दलितों ने सपा को वोट नहीं दिया, उन्होंने इंडिया गठबंधन को वोट दिया क्योंकि उसमें कांग्रेस थी और लीड कांग्रेस कर रही है राष्ट्रीय स्तर पर। और जो संविधान वाला मुद्दा था, आरक्षण वाला मुद्दा था, उसको लेकर के अति पिछड़े और दलित उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को खुल के इसलिए वोट दिया कि, और ये कहा कई जगह से मैं उसमें बात कर रहा था तो ये कहते थे कि हम सपा को नहीं देख रहे हैं, हम इंडिया गठबंधन को देख रहे हैं, हम कांग्रेस को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा का गठबंधन, और कांग्रेस को भी फायदा हुआ सपा के गठबंधन का, उसको उनका वोट मिला, तो ये पिछले सपा बसपा के गठबंधन से ये गठबंधन ज़्यादा मुकम्मल और ज़्यादा मजबूत वर्ग के सामने आया। जी, ये बड़ी वजह। अभय दुबे साहब, तमाम एग्जिट पोल चाहे उत्तर प्रदेश को लेकर बात करें या पूरे देश भर की बात करें, ये असेस नहीं कर पाए, ये गेज नहीं कर पाए, तो क्या लगता है आपको कि क्या बड़ी वजह रही? जैसे अभी तक जो बात निकलकर सामने आई, जाति, और दूसरी बात दलितों ने कांग्रेस पर भरोसा किया और सपा और कांग्रेस यानी ओबीसी दलित ये वोट बैंक बाजी मार गया। देखिए, मैं अपने मित्रों ने जो बातें कही हैं मैं उनसे सहमत हूँ। कुछ नई बातें इसमें जोड़ना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में जब भी भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में कुछ बड़ा करती है, चाहे मस्जिद गिराए चाहे मंदिर बनवाए, दोनों बार चुनाव हारती है। पहली बार मस्जिद गिराई थी, विधानसभा का चुनाव हार गई थी। इस बार मंदिर बनवाया, लोकसभा का चुनाव हार गई। पहली उस बार भी बहुत ऐतिहासिक हार थी, इस बार भी उत्तर प्रदेश में उसकी ऐतिहासिक हार है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या हो रहा था इसकी तरफ हमारी निगाह नहीं है। वोट इधर उधर जा रहे थे, नेता उधर जा रहे थे, वो अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्थिति ये थी कि विश्वास का आपस में बिल्कुल अभाव था। उत्तर प्रदेश का नेतृत्व, खासतौर से मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय नेतृत्व, जिस तरह की से मुहिम चलाई जा रही थी, सबके बीच में अंतर्विरोध थे। सब लोग एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। देखिए, अब योगी आदित्यनाथ राजपूत जाति के हैं, गर्व के साथ कह चुके हैं कि मैं राजपूत जात में जन्म लिया है, मुझे मुझसे पर गर्व है। राजपूत वोटर और राजपूत नेता सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने उनको नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया? वो भाषण देते रहे अपनी पार्टी के पक्ष में, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पे उन्हें जो एक अतिरिक्त कोशिश करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की। अब छोटी सी बात अंत में, अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद क्या कहा था? योगी को साफ कर दिया जाएगा और अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ये चर्चा योगी को साफ कर दिया जाएगा, ये तो अरविंद केजरीवाल के ये बात कहने से बहुत पहले से वहां उत्तर प्रदेश में चल रही है। तो ये तमाम वजह आप मानते हैं? महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंदरूनी भाजपा के अंदर जो बहुत ही अनुशासित पार्टी मानी जाती है, उसकी हालत ये थी कि वो खुद ही अविश्वास और परस्पर संघर्ष की शिकार थी। जी, संदीप सोनवलकर साहब क्या कहेंगे? अभी देखिए बीजेपी मुख्यालय से तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और तमाम कार्यकर्ता उनका स्वागत भी कर रहे हैं, अभिनंदन भी कर रहे हैं। लेकिन सोनवलकर साहब, महाराष्ट्र में क्या हो गया ये, किस तरह के? क्योंकि बीजेपी कह रही थी नहीं, इतने बड़े बड़े प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किए, शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई और नतीजा भी टूटा हुआ सामने आया। देखिए, निश्चित तौर पे महाराष्ट्र ने परिणाम जो दिए, हालांकि वो मैं नहीं मानता कि चौंकाने वाले हैं। मुझे लगता कि ए भारत लिखी हुई थी, नेता पढ़ना नहीं चाह रहे थे। पीएम ने 20 रैलियां की, उसके बावजूद कोई असर नहीं हुआ। पहली बात तो यह कि लोगों ने पार्टियों को तोड़ना, चुनाव चिन्ह छीनना, किसी के व्यक्तिगत आरोप करना, इन सबको नकार दिया। साफ तौर पर बीजेपी का संदेश है कि निगेटिव राजनीति और तोड़फोड़ की राजनीति नहीं चलेगी। दूसरा अब ये होने वाला है कि महाराष्ट्र में अगले 10 दिन के अंदर वो विधायक जो साथ में गए थे वो क्या फैसला करेंगे, क्या वो विधायक रहेंगे या छोड़कर जाएंगे, तो बहुत सारा महाराष्ट्र में अभी खेला होना बाकी है। तीसरा खेला जो मेरी जानकारी है वो ये कि संघ मुख्यालय भी नागपुर में है। अभी संघ मुख्यालय का रोल
और भूमिका सामने आना बाकी है और उसके बाद तस्वीरें बहुत तेज़ी से बदलेंगी। इतना तय है कि महाराष्ट्र ने बता दिया कि देश की राजनीति में जिस तरह से असंतोष था, मुद्दे थे, उनमें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आरक्षण, चाहे मराठा आरक्षण हो, चाहे कि दलित आरक्षण का सवाल हो या संविधान बचाने का, ये महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा काम किया। तुहिन सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सिन्हा साहब, ये तुहिन सिन्हा साहब हमारे साथ हैं। सिन्हा साहब, क्या कहेंगे आप? जो बात निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की, अगर हम बात कर रहे हैं, जहां पर सीधे तौर पर झटका लगा, जी लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, अजय उपाध्याय साहब मौजूद हैं। अजय जी, आज उत्तर प्रदेश से जिस तरह की तस्वीर सामने आई, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है, उसकी पीछे की बड़ी वजह क्या मानते हैं सर आप? क्योंकि सारे गणित फेल हो गए, सारे एग्जिट पोल फेल साबित हुए, कई चीजें सच्चाई है, पूरा देश देख रहा है। जिस तरह उत्तर प्रदेश एक तरह से प्रयोगशाला भाजपा के लिए रही है और भाजपा जिस तरह लगातार प्रयास करती रही कि वहां पे उसके परफॉर्मेंस अच्छे हों, बावजूद जो आपके जितने यहाँ पे पैनलिस्ट हैं, बड़े विद्वान पैनलिस्ट हैं, सबने विश्लेषण किया है कि किस तरह से उन्होंने भगवान राम को लाने का अहंकार अपने को दिखाया, राम मंदिर के पूजन में जिस तरह से उसका पॉलिटिसाइजेशन किया, सामान्य जनता को ये बात पसंद नहीं आई, पहली बात। दूसरी बात, भगवान की तरह अपने आप को अवतरित भी उन्होंने मनाने का प्रयास किया चुनाव के दौरान, वो स्वयं को भगवान बन गए, अहंकार इतना ज़्यादा था। और कुछ लोगों ने तो भगवान को ही मोदी जी का भक्त बता दिया इनके लोगों ने। ये सारे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सनातन का अपमान भी लोगों ने माना है। दूसरी बात, मंगलसूत्र, मुजरा, इन तरह के शब्दों का दुरुपयोग जिस तरह से किया गया, मर्यादाहीन राजनीति को उत्तर प्रदेश के लोगों ने नकारा है। तीसरी बात, विकास की राजनीति के बदले इन्होंने लगातार जो है हिंदू मुस्लिम और लड़ाने का और भटकाने का प्रयास किया, जबकि विपक्ष ने जो मुद्दे थे जनता के, उन मुद्दों पर हमने बात रखी। पेपर लीक का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था, 60 लाख नौजवानों का भविष्य अधर में है उत्तर प्रदेश में। इसी तरह महंगाई से लोगों की कमर टूटी हुई है, गरीबी से लोग परेशान हैं। और एक बात और जरूर रोहित भाई, जो ब्रिजभूषण सिंह जैसे सरीखे लोगों ने और साथ में अजय टेनी जैसे लोगों ने जिस तरह किसानों को जीप के नीचे रौंदा और जिस तरह महिलाओं के साथ इन लोगों ने अत्याचार किया, ये भी एक बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश के लिए। और अंतिम बात, इस संविधान के साथ जिस तरह लगातार अपमान करने का प्रयास भाजपा ने देश में भी किया, चाहे जी उपाध्याय साहब, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं और खैर आपने अपनी बात भी पूरी की।